हेलो बच्चों, मैं स्मिता पिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और आप जानते हैं क्लास 12 में हमने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को कंप्लीट कर लिया था। हम कर रहे थे इसके क्वेश्चन आंसर। चलिए, तो एक बार आप जो भी हमने टॉपिक्स इस चैप्टर में पढ़े हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, उन्हें एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। फिर क्वेश्चन आंसर्स को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो हम कर रहे थे क्वेश्चन आंसर लास्ट लेक्चर में। तो कुछ क्वेश्चन आंसर हमने सॉल्व कर लिए थे, कुछ हमें आज करने हैं। पहले क्वेश्चन की बात करें कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, उसको हम डिस्कस कर चुके थे, है ना। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज है जिसकी पावर है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। ठीक है, ये क्या करेगा, आउटर ये जो बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना, उन्हें अट्रैक्ट करेगा, ताकि जिससे कि क्या होगा, ये जो हमारा एलिमेंट है, एटम है, उसका साइज क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब साइज कॉन्ट्रैक्ट किस वजह से हो रहा है, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की वजह से, क्योंकि ये है पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे कि साइज क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन ये हो किसकी वजह से रहा है, मेन ये हो रहा है इस एफ की वजह से, इस फोर एफ के जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन शो करते हैं पुअर शील्डिंग। अब पुअर शील्डिंग की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन नहीं होगा, या बहुत ज्यादा कम होगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ज्यादा वीक होगी। तो वीक शील्डिंग इफेक्ट होगी, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट है वो ज्यादा होगा। न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट की वजह से ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो जो हमारा एटम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसका साइज कम हो जाएगा। इसी को बोला जाता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना है। Fe3+ का, अगर हम Fe की बात करें तो Fe का एटॉमिक नंबर है 26। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 3d6 4s2 है। ठीक है, अच्छा 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, 2 यहां से निकाल लेंगे, एक यहां से निकाल लेंगे, तो Fe3+ बन जाएगा 3d5। ठीक है, चलो, तो ये आ गया यहाँ पे 3d5। अच्छा, यहाँ पर ये लिख लेते हैं, यहाँ पर आर्गन गैस है। आर्गन गैस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, क्या होता है आर्गन का एटॉमिक नंबर, 18। 18 तो आर्गन के हैं यहाँ पर, सेम यहाँ पर भी होगा ही। बात करें 3D में, हमारे पास है 6 और 4s में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आ जाएगा 3D में 5, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन s से निकल गए, 1 इलेक्ट्रॉन d से निकल गया, है ना। 3+ यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले हुए, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम रिमूव करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे लिखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, वाई जिंक, कैडमियम एंड Hg आर नॉट कंसिडर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। अब हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो बहुत डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ा था, ट्रांजिशन एलिमेंट वाले को, है ना, कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। लेकिन सारे एलिमेंट को भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता, है ना। कुछ जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। कौन कौन से हैं जो नहीं होते, वो है जिंक, कैडमियम और मरकरी। ये तीनों ही ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। क्यों नहीं होते, देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए कंडीशन क्या है कि n-1 डी वाला जो सबशेल है, यानी कि डी वाला जो है वो क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए। यानी कि कंप्लीटली फिल्ड या फुली फिल्ड नहीं होना चाहिए, हाफ फिल्ड या इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए। जिस वजह से ये क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। ठीक है, क्यों नहीं होते, क्योंकि इनका जो डी वाला सबशेल है वो फुली फिल्ड होता है। अब फुली फिल्ड होने की वजह से ये क्या नहीं होते, ट्रांजिशन एलिमेंट ये नहीं होते। ठीक है, समझ में आया। चलिए रीड करते हैं, बिकॉज दे हैव फुली फिल्ड डी सबशेल। ये जो n-1 डी सबशेल है, ये क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए अगर उसे ट्रांजिशन मेटल बनना है तो।
लेकिन यहाँ पर कैसे होते हैं, ये फुली फिल्ड होते हैं। फुली फिल्ड है, इस वजह से हम इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे। ठीक है, चलिए इन बोथ देयर। अच्छा, अब कुछ कुछ ऐसे होते हैं, जैसे अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर भी तो फुली फिल्ड होता है, लेकिन कॉपर की जो अगर हम बात करें, कॉपर जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट वो कैसे है, एक तो हम कह रहे हैं कि वो फुली फिल्ड है, दूसरा हम कह रहे हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट भी वो है। तो फुली फिल्ड होने के साथ साथ वो ट्रांजिशन एलिमेंट कैसे है, क्योंकि बच्चों वो ट्रांजिशन एलिमेंट इसीलिए है क्योंकि देखो जो कॉपर है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट जो उसकी है, उसमें उसका जो डी वाला सबशेल है वो फुली फिल्ड नहीं होता। ठीक है, अब फुली फिल्ड नहीं है, अलग अलग किसमें, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इस वजह से वो क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। यानी कि अगर हमें किसी एलिमेंट को बोलना है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो वो जो एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट है तो उसका डी शेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए, या तो उसकी एलिमेंटल या तो ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, और यदि किसी एलिमेंट की या किसी एटम की एलिमेंटल स्टेट में और ऑक्सीडेशन स्टेट में दोनों में ही जो डी सबशेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है या फुली फिल्ड है, तो वो हमारा ट्रांजिशन मेटल या एलिमेंट नहीं होगा, जैसे ZnCd और Hg नहीं है, क्योंकि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसमें भी ये फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल रखते हैं। ठीक है, चलिए both their elemental और common oxidation state, so they do not exhibit typical transition metal properties। इसीलिए ये ट्रांजिशन मेटल्स वाली प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट नहीं करते और इनको ट्रांजिशन एलिमेंट भी नहीं कहा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज द इन द थर्ड सीरीज शो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, तो वो है मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज की, because it has 7 electron in the third and 4s orbital, allowing oxidation state from +2 से +7 तक। तो मैग्नीज के +2 से लेकर के +7 तक अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यानी कि 3D में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है Mn, और सबसे कम, अगर सबसे कम की बात की जाए तो सबसे कम कौन शो करता है, जिंक शो करता है, क्योंकि इसकी सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है जो कि है +2। तो दोनों आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा और सबसे कम दोनों कौन कौन है। क्लियर है इतना, चलिए नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नेम द एलिमेंट अमंग द 3D सीरीज दैट हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो 3D सीरीज में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, Cr का। ठीक है, अगला है, वाई आर ट्रांजिशन मेटल गुड कैटलिस्ट। तो ट्रांजिशन मेटल जो है वो एक अच्छे कैटलिस्ट कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। ठीक है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। ड्यू टू देयर एबिलिटी टू चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट एंड प्रोवाइड अ सरफेस एरिया फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस। पहली एबिलिटी क्या है इनकी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स को चेंज करना। दूसरी क्या है कि ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, जैसे ये हमारा मेटल है, ये रिएक्ट करेगा जो हमारी रिएक्टेंट गैस है उसके साथ। अब उसके साथ रिएक्ट करने पर क्या होगा, ये प्रोवाइड करेगा सरफेस एरिया, किसके लिए, रिएक्शन के लिए। तो रिएक्शन के लिए ये क्या करेगा, ऐसे में सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा, इसीलिए हम कह रहे हैं ये क्या है, गुड कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, और सिंपली अगर हम कहें कि ये शो करते हैं कैटालिटिक एक्टिविटी। जैसे हम बात करें हाइड्रोजनेशन में, हाइड्रोजनेशन में क्या करते हैं, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनाते हैं सैचुरेटेड, किसकी प्रेजेंस में, ठीक है, मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। मेटल, निकल, पैलेडियम, कुछ भी हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राइट टू यूजेस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। अच्छा, पोटेशियम डाइक्रोमेट का एक यूज तो सबको पता है, वो क्या है कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसको हम टाइट्रेशन कहते हैं, वहां पर पोटेशियम डाइक्रोमेट का उपयोग किया जाता है। दूसरी चीज, ये क्या होते हैं, बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं एसिडिक मीडियम में। ठीक है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं, जिसकी कई सारी रिएक्शंस भी हमने पढ़ी है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ठीक है, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। या अगर हम सिंपल कहें तो Fe+2 को Fe+3 में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम वन एलॉय ऑफ लैंथेनॉइड एंड इट्स यूज। तो लैंथेनॉइड का हमें एक एलॉय बताना है और इसका यूज बताना है। तो लैंथेनॉइड्स का एक मिक्सचर है जिसे हम एलॉय कहते हैं। सिंपली एलॉय होता क्या है, एलॉय क्या होता है, एलॉय का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, एक किसी मेटल और यानी कि दो मेटल्स, दो या दो से ज्यादा मेटल्स या मेटल के साथ किसी नॉन मेटल का जो मिक्सचर होता है उसे एलॉय कहा जाता है। जरूरी नहीं एलॉय सिर्फ मेटल मेटल का मिक्सचर हो, नहीं, मेटल या किसी नॉन मेटल का भी मिक्सचर हो सकता है मेटल के साथ। ठीक है, इसका नाम है मिक्स्ड मेटल। ठीक है, आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। यूज इन मेकिंग फ्लिंट फॉर लाइटर। तो लाइटर की जो फ्लिंट होती है, लाइटर पर जो फ्लिंट होती है, उसको बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो लैंथेनॉइड्स होते हैं उनके एलॉय। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ये क्लियर है। अच्छा, मेटल्स के जो एलॉय होते हैं जो हमने देखे हुए हैं, स्टेनलेस स्टील है, ठीक है, जो मेटल और एक नॉन मेटल से मिलकर के बनता है। इसके अलावा ब्रॉन्ज है, ठीक है, ब्रास है। तो ये अलग अलग कुछ मेटल्स के एलॉय हमारे पास है। ठीक है, तो ये तो लैंथेनॉइड का एलॉय हो गया। लेकिन अगर हम बात करें जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट, उनकी अगर एलॉय की बात करें तो जैसे स्टेनलेस स्टील है, या स्टील हम कह रहे हैं, ठीक है, सिंपल, या हम कहें ब्रास, या हम कहें ब्रॉन्ज। ठीक है, तो ये अलग अलग कुछ हमारे पास अलॉयज है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इतने, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट द रिएक्शन ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। इजी रिएक्शन है, देखो जो हमने यहाँ पर भी लिखी थी, है ना, यहाँ पर भी यही लिखा था हमने से। ये हमारा पर मैग्नेट आयन किस में चेंज हो गया, Mn+2 में। तो रिएक्शन वही है एसिडिक मीडियम में, क्योंकि ये क्या कैसे होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग नेचर इनका होता है। ठीक है, तो ये रहा एसिडिक मीडियम, ये हो गया Mn+2 में चेंज। ठीक है, क्लियर है। आप और भी एसिडिक मीडियम वाली रिएक्शन यहाँ पर लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr इन K2Cr2O7। तो बहुत सिंपल है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी होती है। व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखो ट्रांजिशन मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, शॉर्ट में MP लिखते हैं, वो हाई किस वजह से होता है, किस वजह से होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं जिस वजह से। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसकी वजह से है, मेटालिक, इसको हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, किसकी वजह से होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से क्यों होता है, क्योंकि मेटालिक बॉन्डिंग किसकी वजह से है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से है, क्योंकि यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं ऑफ N-1D एंड NS। N-1D और NS दोनों के ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। पहला पॉइंट, दोनों के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब बढ़ते हैं तो मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ती है।
ठीक है, और जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होगी उतना ही ज्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये साइकिल ऐसे को चलती जाती है। क्लियर है इतना? ठीक है, अब इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट क्यों करते हैं? ड्यू टू स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन देम, क्योंकि इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा कम होता है। किनके बीच का? इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा कम होता है। इस वजह से ये दोनों ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जिस वजह से हमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर जो मेटालिक बॉन्डिंग होती है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है। ज्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये एक साइकिल आप याद कर सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पर लिखा गया ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग अराइजिंग फ्रॉम अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं और इस वजह से ही एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करें बच्चों, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन सेम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की तरह जो हमने लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ा कि जेड इफेक्टिव बढ़ता है, साइज कम होता है। किस वजह से? एफ की पुअर शील्डिंग की वजह से, है ना। एफ के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी पुअर शील्डिंग की वजह से जो जेड इफेक्टिव ज्यादा है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, साइज में इंक्रीज होगा। सेम जैसा हमने लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ा वही एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में है, तो उसको हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो लिखा है सिर्फ उसको पढ़ लेते हैं, है ना। बाकी हमने सॉल्व तो कर ही लिया था उसको लास्ट क्वेश्चन में। the steady decrease in ionic radii of actinoids। तो एक्टेनॉइड्स की जो आयनिक रेडियाई है वो कम होती है ना। क्यों होती है वो भी हमने देख लिया। विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो उनकी जो आयनिक रेडियाई है वो कम होती है, साइज कम होता रहता है, मतलब सिमिलर टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर भी वही लिख दिया गया है बच्चों कि जैसा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में होता है वैसा ही। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, पीछे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यहाँ पर पढ़ा था ना हमने लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, समझा था यहाँ पर क्लियरली इसको, तो वही हो रहा है यहाँ पर। एक्टिनॉइड में भी सेम यही होता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इन क्वेश्चन को, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए बच्चों, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर Cu प्लस कंपाउंड अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। तो Cu प्लस कंपाउंड जो है वो अनस्टेबल क्यों होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, इसको देखते हैं। क्योंकि देखो Cu प्लस ऑक्सीडाइज हो जाएगा Cu प्लस 2 में ड्यू टू हायर हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Cu प्लस 2। तो Cu प्लस 2 की हायर हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से ये Cu किस में चेंज हो जाएगा? Cu प्लस जो है Cu प्लस 2 में चेंज हो जाएगा, विच स्टेबलाइज द प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो इसकी प्लस 2 स्टेट को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज स्टेबलाइज कर देगा। ठीक है, इसलिए ये अनस्टेबल होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। अगला क्वेश्चन है गिव वन रीजन व्हाई ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब हमें एक रीजन देना है कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों फॉर्म करते हैं। तो मेन रीजन है इनके पास होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल इनके पास होता है जिससे कि ये क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। आगे हम देखेंगे जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे, तो वहां पर हम देखेंगे कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट, स्पेशली जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट है बच्चों, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वहां पर बनाएंगे जिनको कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी हम कहते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलो या कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलो। ठीक है, क्यों बनाते? क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। ठीक है, कैसे है वैकेंट डी ऑर्बिटल? जैसे Fe की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर कितना है? 26। हाइब्रिडाइजेशन लिखें अगर, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे अगर, ये हो गई कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये अब आप कहोगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर दिख रहे हैं? ठीक है, कहेंगे ही आप।
ये हो गया 3D, ये हो गया 4s। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग अगर हम करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 1 और 2। ठीक है, अब आप कहोगे यहाँ पर वेकेंट डी ऑर्बिटल कहाँ पर है, कैसे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे। अभी तो मैम ने कहा कि वेकेंट डी ऑर्बिटल यहाँ पर अवेलेबल होते हैं इनमें, इसीलिए ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। इनकी टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को फॉर्म करने की। ठीक है, लेकिन वेकेंट डी ऑर्बिटल तो दिख नहीं रहा, दिखेगा अभी। देखो ये तो 4s है, इसके बाद क्या आता है 4p, है ना, 4s तक तो हमने फिल कर दिया, फिर आता है 4d। तो p में कितने होते हैं 3 और d में कितने होते हैं 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है ना वेकेंट डी ऑर्बिटल है। ठीक है, तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि क्या है यहाँ पर वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है। इसके अलावा वेकेंट डी ऑर्बिटल के अलावा दूसरी चीज है साइज की बात है। साइज कैसा है इनका, स्मॉल है, इस वजह से भी ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। और चार्ज भी इनमें क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर रीड करते हैं इसको। देखो, ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई चार्ज एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इसको हम दूसरे कलर से शेड करेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स टू एक्सेप्ट लोन पेयर फ्रॉम लिगेंड। अब ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये क्या करते हैं, ये जो डी ऑर्बिटल्स जैसे Fe हमारा मेन एलिमेंट है, जो या हम मेटल एलिमेंट, मेटल आयन जिसको बोलते हैं, सेंट्रल मेटल आयन जिसको बोलते हैं, ये क्या करेगा, कोई लीगेंड है ना हमारे पास। ठीक है, जो सेंट्रल मेटल है, सॉरी Cm लिख लेते हैं इसको, सेंट्रल मेटल को लिख लेते हैं Cm शॉर्ट में। तो ये सेंट्रल मेटल क्या करेगा, जो हमारा लीगेंड है, लीगेंड से क्या करेगा, इसके पास जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है ना उसे एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा और फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पर फॉर्म करेगा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसकी वजह से ये जो लीगेंड है ये ल्यूइस बेस बन जाएंगे, है ना, एक्ट करेंगे ल्यूइस बेस की तरह, और ये एक्ट करेगा ल्यूइस एसिड की तरह, क्योंकि ये एक्सेप्टर है, ये डोनेटर है, ये डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। तो सिंपली क्या करते हैं ये वेकेंट डी ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट लोन पेयर फ्रॉम लीगेंड। तो लीगेंड के पास जो ये इलेक्ट्रॉन की एक पेयर होती है जिसको हम लोन पेयर भी बोल रहे हैं, तो लोन पेयर क्या करेगा, ये सेंट्रल मेटल को देगा। तो सेंट्रल मेटल यानी कि जो सेंट्रल मेटल होते कौन से हैं हमारे, जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं या ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं वही हमारे सेंट्रल मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो ये सेंट्रल मेटल क्या करेगा, किसी लीगेंड से लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, लोन पेयर को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक, इसीलिए यहाँ पर वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, और एक्सेप्ट करके क्या फॉर्म करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अब आप कहेंगे तो नया तरह का बॉन्ड आ गया, अभी तक तो हमने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा है और आयनिक बॉन्ड पढ़ा है। ठीक है, को और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, ये तो थोड़ा डिफरेंट है, इसका सिंबल भी हमें डिफरेंट लग रहा है क्योंकि यहाँ पर एक एरो सा कुछ हमें दिख रहा है। ठीक है, देखो अगर हम बात करते हैं आयनिक बॉन्ड की तो वो कैसे बनता है, Na ने क्या किया, अपना एक दिया और Cl ने इससे एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो जिस वजह से इन दोनों ने क्या किया, आपस में बॉन्ड बना लिया। ठीक है, जिसको हम आयनिक बॉन्ड बोल रहे हैं। तो वो सिंपली बॉन्ड नहीं है, वो क्या है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये तो बात हो गई आयनिक बॉन्ड की। अगर हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की, जैसे CH4 है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बना कैसे, हाइड्रोजन के, चारों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया और कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया, यानी कि यहाँ पर बना बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग, तो दोनों शेयर कर रहे हैं ना, दोनों शेयर कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में डिफरेंस आपको समझ में आया, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा और ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तब इसमें पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा, इसमें नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा। ठीक है, जिससे क्या पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, तो इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगी, जिस वजह से आयनिक बॉन्ड बनेगा। और कोवेलेंट बॉन्ड तो हमारा किससे बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बना हुआ है, म्यूचुअल शेयरिंग से। तो ये हो गया कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है कि एक लीगेंड है, ठीक है, या कोई भी हमारा दूसरा एटम है या लीगेंड ही मान लो इसको, लीगेंड, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन का पेयर इसको दे रहा है। अब इसको पूरा दे रहा है मतलब यही शेयर कर रहा है, इनके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है ना, ये बॉन्ड इन दो इलेक्ट्रॉन से बना है। देखो अगर हम CH4 की बात करते हैं, CH4 के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन ये जो बॉन्ड का
ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। वैसे ही NaCl है जो, ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्सेप्ट कर रहा है, एक क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसके हैं, लीगेंड के हैं। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, तो बॉन्ड पे जो इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड बन रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसमें क्या हो रहा है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसके हैं, लीगेंड के हैं। तो ये क्या करता है, इस अपने ही पेयर के इलेक्ट्रॉन को दोनों शेयर करते हैं, यानी कि एक ही जो इलेक्ट्रॉन का पेयर जिसका है, उसी पेयर को दोनों शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्म होता है कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ऐसा क्यों है, देखो इधर हेड इसका इधर होता है और टेल इसकी इधर होता है, यानी कि जो एक्सेप्ट कर रहा है उसकी तरफ ये एरो आ जाता है, या हेड जिसे हम बोल रहे हैं, और जो डोनेट करवाता है, यानी कि जो क्या कर रहा है, इसको डोनेट कर रहा है, ठीक है, उसके पास क्या आ जाएगा बच्चों, वो उसके पास टेल रहेगी, और जो इसे एक्सेप्ट कर रहा है उसके पास क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर शो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो सिंपली हम तो पढ़ रहे थे कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं, या हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड फॉर्म करते हैं। कैसे फॉर्म करते हैं, जो लीगेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं ये भी हमने देख लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है क्या ये भी हमने देख लिया, कौन लुईस बेस और कौन लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा ये भी हमने बात कर ली, ठीक है। क्लियर है, इतना इतना आप एक बार देख लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।